अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 1 ACCA का F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी आज। और आज के लेक्चर के अंदर एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा सब्जेक्ट का। मेरा इंट्रोडक्शन तो इतना सही है, मेरा नाम उमैर शिराज उतरा है और मैं CA के बच्चों को तकरीबन कोई 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग ही पढ़ा रहा हूँ। तो बाकी अब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपके इस सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, या आपका ये सब्जेक्ट जो है, ये पर्चा जो है, इसमें कौन कौन से पर्चे आपके पिछले पढ़े हुए यूज़ हो रहे हैं और आगे ये कौन कौन से पर्चों के अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो बच्चे जो हैं वो F3 का पर्चा तो लाजमी पढ़ के ही आते हैं, चाहे जिस स्ट्रीम से आ रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने FA1 FA2 दिया तो फाउंडेशन में ही इसको पढ़ लिया, तब भी पढ़ा हुआ है। और अगर वो ACCA में डायरेक्ट आए हैं तो भी F3 बच्चे पढ़ के आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब F3 के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपका F7 के अंदर कितना कुछ यूज़ होगा, ये तकरीबन कह सकते हैं 10 से 20%। ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि तकरीबन 15% F3 का जो सिलेबस है वो F7 में यूज़ होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि F3 में जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपने बस वही पढ़ा हो। मैं कहूँगा यार वो तो तुसी पढ़ लिया। ये तो मैं CA की स्ट्रीम में भी जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे जो इंट्रो में पढ़ के आते हैं, जब पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्चे के अंदर उनको बिठाया जाता है तो वो चीज़ें उनको अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा पढ़ानी पड़ती हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो कुछ बच्चे गैप से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो कहीं और से पढ़ के आ रहे होते हैं, तो एक फॉर्मेट पे एक तरतीब के ऊपर चीज़ों को लाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बहरहाल हम जो रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह डिटेल के अंदर सिलेबस को जब डिस्कस करता हूं तो मैं आपसे फिर इस बात को डिस्कस करूंगा कि F3 में आप कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के आते हैं। F3 आपका पास होगा माशाल्लाह, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को पढ़ा होना और उनका पास होना जस्ट एक आपको एज देगा कि आपने जब इन चीज़ों को दोबारा पढ़ना है तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। वो कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जो आपके F3 में आपने पढ़े होंगे वो मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। प्लस उन स्टैंडर्ड को जाहिर सी बात है बुनियाद से उठाएंगे तो फिर उनको टॉप तक लेके जाना, एंड तक लेके जाना। जैसे कंसोलिडेशन आपने F3 में पढ़ी हुई है छोटे लेवल की, अब अगर बड़े लेवल की कंसोलिडेशन करनी है तो आपको उठाना तो बुनियाद से ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको एक अपनी तरतीब पे पढ़ाना है तो वो तरतीब भी आपकी बन जाएगी जब बुनियाद से ही उठेंगे तो, ठीक है। तो बहरहाल F3 से F7 में अगर आप देखें तो यूजेज कितना होता है F3 का F7 में, वो तकरीबन 10 से 20% के दरमियान होता है। लेकिन फिर उसके बाद F7 आपका, ये आपका आगे SBR में जो है वो 100% यूज़ हो जाता है, ठीक है। सारे का सारा F7 SBR में यूज़ होगा। अच्छे से पढ़ना। जैसे मैं थोड़ी थोड़ी मिसालें अगर CA की देता रहूँ तो बुरा न मनाना, ठीक है। हाँ, ज़रा उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, थोड़ा सा शौक ज़्यादा है, इस वजह से कभी कभी एग्जांपल्स अगर चलती रहे साथ में तो माफ़ करते रहना। जैसे मैं CA के बच्चों को भी कहता हूँ कि जिसने कैफ के अंदर पहला FAR1 का पेपर होता है रिपोर्टिंग का, वो अच्छे से कर लिया, बल्कि यूँ कह लें जिसने पास करके FAR2 में कदम रख लिया, FAR2 उसके लिए कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बहरहाल जो आपका F7 का पेपर है ये वैसे आपका CA की स्ट्रीम के अंदर FAR1 FAR2 के लेवल का, मतलब जो चीज़ें वहाँ पर आप पढ़ते हैं FAR1 FAR2 में, वो आपको F7 में पढ़ाई जाती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इन लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ नर्व्स भी चेक करनी होती हैं कि बच्चा मतलब पता नहीं जंग लड़ानी है कि क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली टफ बहुत बनाते हैं ये लोग पेपर, जबकि F7 के अंदर आपने बस ये इंश्योर कर लिया कि आपने सारे लेक्चर्स लिए हैं, जो काम कहा गया वो साथ के साथ किया, रोज़ का काम रोज़ किया, तो कोई वजह ही नहीं है इसके अंदर फेल होने की। पास होंगे, अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह पास होंगे, ठीक है। और SBR के अंदर तो फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यही सारा पर्चा एडवांस मज़ीद हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा आगे एज इट इज़ चला जाता है। और उससे आगे भी फिर आपका एक आखिरी पर्चा है AAA जो कहलाता है, उसके अंदर तो फिर ये जाहिर सी बात है, ये बुनियाद है आपकी, ये बहुत बहुत बुनियादी पर्चा है जिसके ऊपर फिर आपके आगे प्रोफेशनल लेवल के पर्चे भी आप इस बेस के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब पहली बात तो ये हो गई थोड़ा सा जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि क्या यूजेज, यानी कौन सा पढ़ा हुआ पर्चा कितना यूज़ होगा। जैसे कि F3 के अंदर भी आप लोगों ने पिछले पेपर जो पढ़े होते हैं उनको थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल जितने साथीज़ा कराम हैं
जो कि देखने में आया है, वो जब भी पर्चा पढ़ाते हैं तो वो चीज़ को बुनियाद से ही उठाते हैं, ठीक है, अनलेस अनटिल कि सिर्फ फिजिकल क्लास हो और 100% बच्चे वो हों जो पिछला पर्चा बस इमीडिएटली पिछले टाइम में मुझसे पढ़ के आए तो शायद तसल्ली हो और बंदा वैसे चल ले, जो कि मुमकिन नहीं होता। जब ऑनलाइन के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं तो कोई कहीं से पढ़ा, कोई साल पहले पढ़ा, ख्याल आ गया चलो यार पेपर छोड़े हुए थे कर ले, तो इसलिए बुनियाद से ही उठाना पड़ता है। तो पहली बात तो हो गई। दूसरी बात, ये इररेलेवेंट बात मैं साइड पे कर दूं। अच्छा, उसके बाद आपके पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है जी, ठीक है जी, आपके पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो आपके इस पेपर के अंदर जनाबे वाला 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 के अंदर आपको मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस मिलेंगे। मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, मल्टीपल टास्क मतलब उसमें MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, इसमें ट्रू फॉल्स हो सकता है, इसमें ड्रैग ड्रॉप वाले हो सकते हैं सवाल, ड्रैग और ड्रॉप। तो ये मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होते हैं और ये मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होते कितने हैं? 15, यानी कि 15 आपको मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी, और 2 मार्क्स ईच। ठीक है जी, 2 नंबर का एक MCQ होगा। MCQ भी हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक हो सकती है, ट्रू फॉल्स हो सकती है, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप मार्क्स, टोटल मार्क्स की बात करें तो सेक्शन 1 आपका 30 मार्क्स का हो, ठीक है जी, टोटल 30 मार्क्स। कहाँ से आएगा इसमें पर्चा, कहाँ से आएगा आपके ख्याल में? माशाल्लाह तजर्बाकार, पूरी किताब से जितना सिलेबस है इसमें वो कंसोलिडेशन का MCQ भी डाल सकता है, इसमें वो IFRS 9 का MCQ डाल सकता है, इसमें वो IS 41 का, IS 40 का, IS 36 का, जितना सिलेबस है आपका मौजूद किसी एक के अंदर आपको वो ये टेस्ट कर सकता है MCQ। यानी ये वो सेक्शन है, समझ लें। वैसे तो प्रोफेशनल स्टडीज़ है, चाहे CA हो चाहे ACCA हो, और प्रोफेशनल स्टडी के अंदर एग्जामिनर की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि बच्चा सिलेक्टिव स्टडी ना करे, ठीक है। तो सिलेक्टिव स्टडी को बिल्कुल डिस्करेज करने वाला ये सेक्शन है, ठीक है। तो अकड़ बकड़ हर बार नहीं चल जाता कि मतलब आप कहें कि जी हम पढ़े बगैर चले जाएं, अकड़ बकड़ करके जनाब हम जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई बिस्मिल्लाह कर रहा है, कोई उंगली ऐसे फेर रहा है और जहाँ पे रुक गई, ऐसे हर जगह तो हर दफ़ा तो नहीं चलता, सारे तो सही नहीं होते। तो इसका मतलब पूरी किताब आपको पढ़ के जानी पड़ेगी ये 30 नंबर लेने के लिए। लेकिन है बहुत आसान अगर आपने पढ़ा होगा तो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा सिचुएशंस नहीं बन सकती क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका वर्किंग के मार्क्स आपको इसके नहीं मिलेंगे, ठीक है। MCQ या तो ट्रू है तो 2 नंबर हैं, या फॉल्स है। वर्किंग आपने करनी है अपने लिए, जहां पे जरूरत पड़े आप करेंगे, लेकिन अगर आपकी वर्किंग गलत हुई, उस वजह से आपके MCQ का आंसर गलत हो गया तो उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जनाब आपका हो गया सेक्शन 1। उसके बाद आपका सेक्शन 2 आता है। तो सेक्शन 1 में थोड़ी सी पाबंदी क्या है, ज्यादा सिचुएशंस नहीं बना सकता किसी टॉपिक में अगर पूछना है तो। इस सिचुएशन को थोड़ा सा बदलने के लिए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं। अगेन वो होंगे मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस ही, MCQs पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले, ट्रू फॉल्स पूछ ले, लेकिन एक सिचुएशन देगा। फॉर एग्जाम्पल IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे, शायद पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। IFRS 15 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजे का रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड को उसने अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछता, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पैटर्न, सेट पैटर्न है ACCA का कि ये काम मैंने यहाँ पे करने हैं, वहीं पे करता है। ये बड़ी बेहतरीन बात होती है इनकी, ठीक है। तो सेक्शन 2 के अंदर उसने आपको 3 सवाल देने, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन उन 3 सवालों के अंदर वो 1-2 लाइन वाला MCQ, मतलब 2 नंबर का MCQ नहीं होगा, बल्कि
एक सफ़े का, आधे सफ़े का एक सिचुएशन बनाएगा जिसके अंदर पूरी एक कहानी लिखेगा। कहानी लिखने के बाद उस एक सिचुएशन से जोड़कर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, जिसके अंदर वो फिल द ब्लैंक्स पूछ ले आपसे, एमसीक्यू पूछ ले, वो कुछ कर सकता है। तो हर सिचुएशन के 5 सवाल होंगे। टोटल 3 सिचुएशंस हो गई, तो 5 तिया 15, अगेन 15 सवाल यहाँ से बन गए। यहाँ पर भी हर उस सवाल के 2 नंबर होंगे जो पार्ट्स हैं, यानी हर सवाल 10 नंबर का बन जाएगा। तो 30 नंबर का ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है। तो इस दूसरे सेक्शन के अंदर आपको 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी, जिनके अंदर आपको यूं कह लूं मैं 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस मिलेंगे ऑफ ईच सिचुएशन। ईच केस, ठीक है जी। तो हर केस के इसके अंदर जो है वो 5 एमसीक्यूज होंगे। अब सवाल कितने हैं? 3। कितने क्वेश्चंस हैं? 3। और हर क्वेश्चन के अंदर कितने एमसीक्यूज, कितने मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस हैं? 5। और हर एक का मार्क है 1। ऑफ ईच केस हैविंग 2 मार्क्स ईच। और ये भी आपका मिलकर टोटल कितने बन गए? 30 मार्क्स, ठीक है। इसमें कहाँ से पूछेगा? इसमें भी आपको सारे सिलेबस में से पूछ सकता है, ठीक है, सारे सिलेबस में से। है बहुत आसान एरिया, सिर्फ रोज आना पड़ेगा, बस एक इंश्योर करनी चीज़ आपने, रोज आना है। उसके बाद आ जाओगे तो अल्लाह ने चाहा तो पढ़ा मैं खुद लूँ, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले तो रोज आएंगे नहीं, तो मैं भी उन्होंने घर एक दे घर ते जा नहीं सकता। तो उसका हल ये है कि आप लोग खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करें। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बीच में ऐसे ही आ गई, बराए नाम चलो बात हो जाए। अगर ऑनलाइन का बच्चा खुद को सेल्फ डिसिप्लिन कर लेता है तो ऑनलाइन वाले बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। आपको मैं अपने सीए के रिसेंट कुछ अरसे के अगर रिजल्ट्स को आपसे शेयर करूं तो ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स और गोल्ड मेडल जो हैं वो ऑनलाइन के बच्चों के आए हैं। उसकी वजह क्या है? ऑनलाइन के बच्चे को सिर्फ एक ही मसला है, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करने वाला। वो अगर कर ले तो भाई एक तो छुट्टी नहीं हो सकती, उसने रोज़ का लेक्चर रोज़ लेना है, कभी प्लस माइनस हो जाए, सफ़र का टाइम भी बच रहा है वो भी नहीं कर रहा, कोई मसला हो रहा है तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो दूसरी बार सुन रहा है, तीसरी बार सुन रहा है, उसके पास मौका ज़्यादा है, ठीक है। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ। आप सेल्फ डिसिप्लिन कर लें और फिजिकल वाले क्या करें? वो हिम्मत करके आ जाए, बाकी फिर वो मैं आप कर लांगा गलत, ठीक है जी। तो अच्छा, मैं ये कर रहा था कि बहुत आसान काम है। आपको एक डिस्कस किया गया एक पॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पे कंसोलिडेशन जहन में ऐसी आ गई। कंसोलिडेशन के अंदर एक सिचुएशन है कि कब किस किस को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की छूट है। तो एक स्पेसिफिक केस है, वो पूरा केस पढ़ाया जाएगा आपको। जब कंसोलिडेशन की थ्योरी भी पढ़नी होती है, थ्योरी पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या होता है कि जी अगर अगर आप जो पेरेंट है उसका भी कोई पेरेंट है और वो पेरेंट जो है वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड बना रहा है और फिर आप जो हैं आपके कोई और ओनर्स हैं उनसे भी आपने इजाज़त ले ली है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। एक सिचुएशन है, पूरी पढ़ाई जाएगी। अब ये जस्ट एक केस है, ये 2 नंबर का इधर आ सकता है या इसके अंदर डाल के 2 नंबर पूछ सकता है। तो बस इंश्योर क्या करना है, डेली आना है। तो ये इंशाल्लाह 60 नंबर कहीं भी नहीं गए, ये तो भागे भागे आएंगे, ठीक है। ये तो मुश्किल सवाल है जो भागे भागे आएंगे इंशाल्लाह। सेक्शन 3 के आसान सवाल भी भागे भागे आ रहे हैं, ठीक है जी। तो सेक्शन 3 क्या होगा? सेक्शन 3 के अंदर इसको आई कैप कह रहा था, ACCA जो है इसको चलेगा ये तो थोड़ा बहुत, ठीक है। 3 क्लासें मेरी CA वाली हैं, एक ACCA वाली है, तो 3 क्लासों में आई कैप की पिटाई करते करते जब ACCA में बंदा आता है तो फिर थोड़ा सा कभी कभी स्लीप ऑफ टंग हो जाएगा। अच्छा, तो तीसरा सेक्शन जो है इसके अंदर इसको कहते हैं, ACCA वालों ने इसको कहा हुआ है कि ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस होंगे। तो F3 में गालिबन आप, मैं चूंकि पढ़ाता नहीं हूँ F3, ठीक है, गालिबन आप 15-15 नंबर के 2 सवाल इस तरह के करके आए होंगे, ठीक है। ओके, चलिए वो उधर होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 3 के अंदर आपको 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन मिलेंगे ऑफ
20 मार्क्स ईच, वही 40 रह गए थे ऑफ 20 मार्क्स ईच, ठीक है जी। और ये टोटल कितने बन जाएंगे जी? 40 मार्क्स। लो जी 100 नंबर पूरे, लो जी पास हो गए, लो जी याशी करो, पहले दिन ही पहली क्लास में पास हो गए, कल से छुट्टियां शुरू कर दो अब, हैं? ऐसे नहीं। अब इसके अंदर जो 2 क्वेश्चंस आएंगे, वैसे अब 30 सवाल हो चुके हैं आपके, 15 सवाल यहाँ पे, 15 सवाल यहाँ पे, 30 हो गए हैं, तो 31वां और 32वां सवाल होगा ACCA का ये पर्चे के अंदर, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर खुशखबरी की बात सुनाऊं, एक टॉपिक पक्का आना है, नहीं, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस का सवाल मस्ट अपीयर सवाल है, ये लाजमी आता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये आपका आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है जी, ये टोटल बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो 20 मार्क्स का रेशियो एनालिसिस का ये मस्ट अपीयर है, ठीक है जी, ये लाजमी है। तो 20 नंबर का तो गैस मैंने आपको पहले दिन ही दे दिया, ठीक है। लेकिन ये चाहे CA का बच्चा है, चाहे ACCA का बच्चा है, ये वाला टॉपिक बहुत खतरनाक है। अब पूछो क्यों? तुमने पूछ ही लिया यार, क्यों है? पूछो क्यों, पूछो क्यों, वजह भी बता दो, तुम बताओ क्यों? क्यों क्यों मुश्किल है? तुम चुप करो, क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है आपके ख्याल में भाईजान, आप भी बता दें। ऐसी कोई बात नहीं है, असल में ये मुश्किल इसलिए है कि बच्चा कहता है ये आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो फार्मूलाज हैं, हमें तो रट्टा लगाने के अंदर बहुत महारत है, हमने ये 15-20 फार्मूले रट लेने हैं, ऐसे 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 करके सवाल का जवाब दे लेना है। तो यहाँ पे आके मार पड़ती है, आपने ऐसे नहीं करना, जैसे आपको गाइड किया जाएगा, जैसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसे सिखाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको करना है इंशाल्लाह, ठीक है। मसला ये है कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये तो मुफ्त के नंबर होंगे, वो 6-7 नंबर का हिस्सा होता है जिसमें वो कहता है कैलकुलेट कर दो रेशियोज, इस कंपनी की दूसरे साल की या इस कंपनी की इंडस्ट्री की एवरेज ये है, इससे रिलेट करके दूसरी अपनी रेशियोज भी निकाल दो। ये करने के बाद आगे कहता है कमेंट करो। तो जब वो कमेंट करने की बात आती है तो ज्यादा नंबर, मतलब 13-14 नंबर कमेंटिंग के आ गए और 6-7 नंबर कैलकुलेशन के आ गए, तो फिर मारा गया ना वो बच्चा जो कहता है आसान है। आसान नहीं है, इस वजह से आसान नहीं है कि बच्चा इसको आसान समझता है, तो आपने इसको आसान नहीं समझना, तो फिर इंशाल्लाह ये आसान है। यानी जो इसके ऊपर ड्यू एफर्ट करना है, पर्चे का हक होता है यार कुछ, ठीक है ना, अकाउंटिंग का पर्चा है। एक बात याद रखना, चाहे आप CA कर रहे हो, चाहे आप ACCA कर रहे हो, आपकी जो कोर कंपिटेंस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ही है, ठीक है। घुमा फिरा के कोई और सब्जेक्ट आपको आता है या नहीं आता है, इस सब्जेक्ट का ना आना ये काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपने जो है वो मेहनत करनी है, ठीक है। तो मेहनत का मतलब यही है कि हर ये बात ज़हन में रखना, ये मैं अपने CA वाले बच्चों को भी कहता हूँ, क्या जो टॉपिक छोड़ के जाओगे उसमें से इंशाअल्लाह, नहीं मैं सिर्फ वो आ जाएगा नहीं कहता, मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो जरूर आएगा। मतलब आपने कोई टॉपिक, जब कोई टॉपिक छुड़वाया नहीं जाएगा तो आप क्यों छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी को बिल्कुल भी नजदीक नहीं आने देना। जो चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो उस्ताद का मसला है, वो उसको ज्यादा स्ट्रेस खुद दे लेगा। जो कम इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरत है वो यार उसमें छोड़ो ना, जो पढ़ा रहा है यहाँ पे खड़ा हो, जिस उस्ताद से भी पढ़ रहे हो एतमाद करो उसके ऊपर, जिस उस्ताद से दुनिया के अंदर पढ़ रहे हो, उस्ताद अपने बच्चों के साथ जो है ना वो दो नंबर नहीं लगाता, ठीक है। तो वो उसके ऊपर एतमाद रखो, अब वो उसका काम है, ठीक है, कि किस चीज को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, किसको ज्यादा स्ट्रेस देना है, किसको कम देना है। आपको जो प्लेट में रख के चीजें दी जाएं, आपने उनको खा पी लेना है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा की आपको इजाजत है। मैं जो पढ़ाऊंगा इससे ज्यादा आपने पढ़ना है, बेशक पढ़ो। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी स्टडी की तरतीब क्या होनी है, हमने कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, कौन कौन से मटेरियल को इस्तेमाल करना है। तो मैं जो कर रहा हूं, ठीक है, आप उससे ऊपर कुछ करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन उससे कम मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है। फिजिकल वालों को तो मैं नहीं करने दूंगा, और ऑनलाइन वाले तो खुद थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, इस बात को जो है वो इंश्योर करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल जो होता है जी वो आपका
3 टॉपिक्स हैं जिनमें से आ सकता है, ठीक है जी। वो 3 टॉपिक्स कौन से हैं? आपका फेवरेट कंसोलिडेशन, यानी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है। आपका फाइनल अकाउंट्स जो आप पढ़ के आए, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स ही पढ़े हुए हैं ना आपने, F3 में कंपनी के फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स उधर भी इधर भी, फर्क क्या है? वो हाँ, वो बच्चों वाले थे, ठीक है। ट्रायल है, उसके नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इतना है, एक्रूवल की ये एडजस्टमेंट है, डाउटफुल डेट की ये प्रोविजन बना लो, ऐसी हैं 3-4 एडजस्टमेंट्स। और क्या, डेप्रीसिएशन कर लो, डिस्पोजल भी आ रहा है, चलो बहुत मुश्किल सवाल हो गया, फिक्स एसेट का डिस्पोजल आ गया, रीवैल्यूएशन है हल्की फुल्की आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी आ सकती है, खासतौर पर रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट जो है ये तो आती ही है, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगा, आपने बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। तो ट्रायल तो वही होगा फाइनल अकाउंट्स वाला, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट पड़ी होगी, उसके अंदर आपकी IAS 37 प्रोविजन की एडजस्टमेंट पड़ी होगी, उसके अंदर आपकी बायोलॉजिकल एसिड की आ सकती है एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की आ सकती है एडजस्टमेंट। आपने जो नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मजीद पढ़ने हैं वो स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट इसके साथ मिक्स होती है। लेकिन अच्छी बात इसलिए कि ये है कि आपने टॉपिक पढ़ना है, जितना उस्ताद पढ़ा दे उतना पढ़ना है, जो प्रैक्टिस करवाए और जो एक्स्ट्रा कहे कर लेना है, तो उससे बाहर नहीं जाता, सीधा सीधा पूछेगा इंशाल्लाह। लेकिन डेप्थ बढ़ रही है, ठीक है। कीमती पर्चा है, ये मैं बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया है, ये कीमती पर्चा है, कीमती पर्चा है। चाहे आप SBR की बात करें, चाहे आप फिर AAA की बात करें, ये बुनियाद है, ये सीख लो, अच्छे से कर लो, आगे फिर इतना मसला नहीं होने लगा, ठीक है। तो कीमती पर्चा है। खैर, फाइनल अकाउंट्स, कंसोलिडेशन या कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट लेवल यहाँ पे उसका बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपने सिरे से पढ़ी नहीं हुई। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज स्टैंडर्ड बनाने वाले भी ना कमाल करते हैं, पहले इसका नाम होता था कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड में एक चेंज आई, उन्होंने कहा जी इसका नाम बदल के IAS 1 ने कहा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कर दो, बड़ी मेहरबानी। लेकिन स्टैंडर्ड मना नहीं करता, IAS 1 ने मना नहीं किया कि कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लिखता रहे। तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम IAS 1 ने नाम रख दिया। थोड़ी सी आवाज ऐसा करना यार, थोड़ी सी गूंज पैदा होगी। IAS 1 ये बहुत आहिस्ता कर दिया यार, थोड़ी सी तेज भी कर दो, ऑनलाइन वालों को मसला होता है वरना। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, उन्होंने कहा जी इसका नाम है, जिसको पहले इनकम स्टेटमेंट कहते थे। अब अगर कोई इनकम स्टेटमेंट लिख रहा है, IAS 1 ने मना नहीं किया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नाम कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी बैलेंस शीट का नया नाम है, अगर कोई पुराना यूज कर रहा है तो करी जाए। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कह दिया उसने, कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख रहा है तो भी कह रहा है, इजाजत है, ठीक है। बहरहाल कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है जी। ये तो इन तीनों में से एक सवाल आएगा। कैश फ्लो के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। बहरहाल इन तीनों से लेकिन आ तो सकता है, ठीक है। तो कैश फ्लो, अगर मैं पैटर्न उठाकर देखूं इनके पेपर्स का, तो शायद पिछले 10 पेपर्स में से 9 पेपर में कैश फ्लो नहीं आया होगा, तो बहुत कम चांसेस है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, देखो ना, अब यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे ना करें, हैं जरा नजर नहीं आ रहा तो पिक्चर बना के काम चल जाए, जिन्होंने नोट नहीं करना होता हैं, निकम्मे लोग भी तो होते हैं ना मेरी तरह के। अल्लाह सारा ही नस पे यार, मसला तो नहीं है आपको अंग्रेजी वाली सर्टिफिकेशन में, अंग्रेजों वाली सर्टिफिकेशन में पंजाबी में पढ़ाऊं तो कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा, ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा मज़े लेने आए हुए हैं, चलो। अच्छा जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें इधर से एक सवाल आएगा, 1 क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस में जो मस्ट अपीयर है, एक क्वेश्चन इसका आ गया, 20 नंबर का रेशियो एनालिसिस बन गया, ठीक है जी। और इनमें से एक सवाल आया, ठीक है जी, वो भी 20 मार्क्स का, डन हो गया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि मैं अभी कह ही रहा था मैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के चांसेस बहुत कम है। क्या नाम है आपका? ताहा निकल रहा है भाई, ऐत गया ना, ये तो हम नहीं कर रहे, ठीक है।
तो ये जहन में रखो, इन 3 में से कोई एक सवाल आना है, ठीक है, बाकी 2 उसने इधर ले आने, ठीक है। कंसोलिडेशन ही देख लो, कंसोलिडेशन का 20 नंबर का पूरा सवाल दे दे, लड़के छलांगे लगाते हैं, लड़कियां भी, मतलब स्टूडेंट्स छलांगे लगाते हैं, ठीक है। किस बात पे छलांगे लगाते हैं? लो जी काम हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल ये जो कंसोलिडेशन है ना, इसमें सीधी सीधी कोई 10-12 एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी इतनी भी नहीं है, सीए में ज़्यादा है ज़रा, शायद आपकी उससे भी कम थी, मैं देख रहा था। बहुत 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 एक स्ट्रक्चर्ड सा पर्चा सवाल बन जाता है, मोटी मोटी 4-5 चीज़ें हैं बस, जी से बाहर जाना नहीं है। तो जब ये सवाल आता है तो बच्चे लगाते हैं छलांगे। तो कभी कभी एग्जामिनर कहता है नहीं नहीं इनको छलांगे नहीं लगाने देनी, तो वो फाइनल अकाउंट्स दे देगा यहाँ पे 20 नंबर का, क्योंकि उसके अंदर उसने 3-4 स्टैंडर्ड और भी 7 टेस्ट कर लेने हैं फाइनल अकाउंट के, और कंसोलिडेशन को ले जाएगा 10 नंबर में यहाँ पे। फिर चॉइस में छोड़ के जाओगे, कैश लो यहाँ नहीं देगा, कोई बात नहीं, यहाँ देगा, यहाँ देगा, छोड़ने नहीं देता वो कोई चीज़ आपको। तो अगर आपने एक्सेल करना है किसी चीज़ के अंदर, तो मैं बार बार नहीं, मेरे को 10वीं बार तो ये बात शायद कर रहा हूँ, शायद 10वीं बार ज़्यादा कह गया हूँ, बहरहाल 5वीं-6वीं बात तो ये बात कर रहा हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी से परहेज करना है, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तभी ये ज़्यादा खराब हो तो सारा पढ़े, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लें सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आज की तीसरी बात है। इसको मैं कोर्स आउटलाइन भी कह सकता हूँ, ठीक है जी, कि ये हमने पढ़नी है सारी चीज़। यार मैंने तो सोचा था आज कोई 15-20 मिनट की बस ओरिएंटेशन करेंगे, मुक नहीं रही गल है। अब बच्चों का शौक देखकर मेरी आउटपुट होगी, याद रखना, ठीक है। और आप लोगों के अंदर शौक इंशाल्लाह मैं पैदा कर लूंगा। तो कोर्स आउटलाइन है जी आपकी, आपको पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपके साथ कुछ निशानदेही आपकी करूंगा कि आप, बल्कि आप खुद बता लेंगे फिर तो माशाल्लाह कि F3 में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास आप IAS 1, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, ये फॉर्मेट्स आपने देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट्स है तो ये फॉर्मेट्स होंगे। लेकिन एक बात है, मैंने फाइनल अकाउंट्स पे कोशिश करनी है कि जल्दी जाऊं, लैब में जाके कंप्यूटर पे सबसे पहला सवाल ही यही होना है, ये बात तो मैं करना ही भूल गया। ये पहले 30 के 30 सवाल 60 नंबर जो हैं, इनमें आपने सिर्फ अपने माउस को, ट्रैक पैड को, माउस को यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड आपका इस्तेमाल होना शुरू होगा सेक्शन 3 में, जिसके अंदर ये कुछ साल से ना, पहले ACCA के पर्चे में भी ऑप्शन होता था, ठीक है, आप CB ही करें या आप फिजिकली दें, लेकिन कुछ साल से ACCA ने सारे पर्चों को कंप्यूटर बेस्ड ही कर दिया। तो ये जो 2 सवाल हैं जो सेक्शन 3 के अंदर आते हैं, इनमें आपने कंसोलिडेशन का सवाल करना है या फाइनल अकाउंट्स करना है या रेशियोज करनी है, तो आपको अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम फाइनल अकाउंट के सवाल क्लास में बोर्ड पे करेंगे, 3, 4, 5, जब तसल्ली हो जाएगी ना, तो फिर हम जाएंगे जब लैब में पहली बार, तो वहाँ पे जाके आपको ये सवाल प्रैक्टिस करना पड़ रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि MCQs में तो इतना मसला है। बाकी फिर इंशाल्लाह एंड पे जाकर आपको, आपका जो मॉक होगा या एंड पे जाके आपको जो ACCA के हब के ऊपर जो पेपर मिलते हैं 3-4 अटैम्प्ट्स के रिसेंट, जहाँ उन्होंने पेपर फॉर्म में डाले हुए हैं, तो उनको आप उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये मशवरा है, मशवरा नहीं है, बल्कि ये इंशाल्लाह करवाऊंगा, इधर वाले को करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो एनीवेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना, ठीक है। तो खैर, तो वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस लेवल पे आपने पढ़ रखा है, ठीक है, वही है। बस इसके अंदर सिर्फ ये है कि आपने, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुनियादी हो सकता है मैं जब कल क्लास स्टार्ट करूं, वैसे तो मेरे जहन के अंदर वो मोटे मोटे स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स में इस्तेमाल होना है रेगुलर बेसिस पे। IAS 16 है, 38 है, IFRS 9 है, 2 तो है ही, मतलब तो छोटा स्टैंडर्ड है बिल्कुल अब तो, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड्स जो रेगुलरली टेस्ट होते हैं फाइनल अकाउंट्स के साथ मिक्स होके, मैंने वो पहले करवाने, ताकि मैं फाइनल अकाउंट्स पे जल्दी मूव कर सकूं। तो स्टैंडर्ड साथ साथ होते चले जाएंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए तो फाइनल अकाउंट्स पे चले गए, फिर कुछ स्टैंडर्ड हो गए, इस तरह से हम ये
मिला जुला के काम करते रहेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि फिर भी मुझे कल हो सकता है आपको एक सादा सा सवाल देना पड़े जो आपका F3 लेवल के ऊपर फाइनल अकाउंट्स का हो, जिसमें सादी 2-4 एडजस्टमेंट्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैंने सवाल करने की एक तरतीब अपनी रखी होगी, है तो वही इनकम स्टेटमेंट, वही बैलेंस शीट, ठीक है, लेकिन एक तरतीब होती है सवाल को, एक फनकारी होती है, एक जुगाड़ होता है जो अपना अपना हर उस्ताद का होता है, तो वो कर लेंगे एक। तो दूसरा, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया, बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस पर्चे को बड़े अरसे बाद पढ़ रहे हो, कोई गैप आ गया हो उनका, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा फॉर्मेट रिवाइज होगा। क्योंकि जब मैंने IAS 16 करवाना है मिसाल के तौर पे, तो उस IAS 16 के अंदर अल्टीमेटली इस कॉन्सेप्ट देने के बाद मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स पे लेके जाना है। इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, OCI में क्या जाना है, चेन इक्विटी में क्या जाना है, ये चीज़ें हम कर रहे होंगे जो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो वो दिमाग के अंदर थोड़ा सा फॉर्मेट होगा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कुछ याद होगी, तो उसके एक्सट्रैक्ट साथ साथ बनाते रहेंगे, ताकि जब फाइनल अकाउंट्स पे जाएं तो फाइनल अकाउंट्स का सवाल सिर्फ संभालना एक काम हो, फाइनल अकाउंट में पड़ी हुई एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या थी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, वो पहले से ही हमारा तैयार हो। इस तरह से हम करके चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहरहाल बात कहाँ से कहाँ निकल गई। IAS 1 के बाद IAS 2 इन्वेंट्रीज, ये नाम शाम यार बाद में लिखेंगे, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। IAS 2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड है। IAS 7 इसके बाद आपके सिलेबस में है, कैश फ्लो का स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। IAS 8 ये आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। IAS 8 नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ज़रा मिक्स हो जाता है मुझे भी थोड़ा सा, ठीक है। IAS 8 आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। इसके अंदर होता है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, या प्रायर ईयर का एरर पकड़ा जाए, या एस्टीमेट चेंज हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो IAS 8 आ गया। मैं ज़बानी बता रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लिख रहा इनके, अब बहुत टाइम लग जाएगा। IAS 10 ये माशाल्लाह से आपने बेहतरीन करके पढ़ा हुआ है F3 के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो पढ़ा हुआ है, मैं अपने CA के अंदर, बार बार वही बात आ रही है, मैं CA वाले बच्चों को भी यही कहता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ ना, हाँ भाई इंट्रो में ये तो पढ़ के आए होगे, लेकिन फिर मेरा मतलब ये नहीं होता कि जो इतना ज़रूरत है वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। एनीवेज, वैसे सिर्फ जस्ट मैं बस ऐसी बात कर रहा हूँ कि IAS 10 ये इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो है, ये आप F3 के अंदर पढ़ के आए होंगे, ठीक है। और जितना उधर पढ़ा है उतना ही इधर है, ये बड़े मजे की बात है। ओ है ये ना है इतना सा स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने IAS 16 माशाल्लाह से पढ़ा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पे जो पढ़ा है इसका लेवल इधर आके उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन आपको जाहिर सी बात है मुझे तो उठाना बेस से ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने IAS 20 नहीं पढ़ा हुआ गालिबन ना, ठीक है। IAS 20 है गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है आपको या असिस्टेंस देती है, उसकी अकाउंटिंग क्या है, ग्रांट एसेट से रिलेट करती है, इनकम से रिलेट करती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, ये भी बड़े मजे का स्टैंडर्ड है। तो इसकी भी एडजस्टमेंट बिल्कुल आपकी फाइनल अकाउंट्स के अंदर आ सकती है, IAS 16 की आ सकती है, IAS 10, खैर आगे बढ़ो देखेंगे साथ साथ। उसके बाद IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है, ये भी मेरे ख्याल में आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, कि आपने अगर क्वालिफाइंग एसेट बनाया है, ठीक है, उसको बनने में अच्छा खासा अरसा लगा हो और उसको बनाने के लिए आपने कोई लोन लिया हो, तो उस लोन का इंटरेस्ट एक खास मुद्दत का उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देख लेंगे इसको, ठीक है। ओके, उसके बाद IAS 23 के बाद IAS 28 है। IAS 28 ये एसोसिएट की अकाउंटिंग सिखाता है वैसे, लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इक्विटी मेथड देखेंगे, बहरहाल ये भी कंसोलिडेशन से रिलेट करता है आपका, ठीक है। उसके बाद IAS 33 है। IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर, EPS का स्टैंडर्ड, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड। लेकिन जाहिर सी बात है अब 20-20 नंबर वाला सवाल तो इसमें से आना नहीं है, लेकिन बाकी 60 नंबर इसके पास मौजूद हैं, छोड़ेगा कुछ नहीं, ठीक है, छेड़ेगा सबको। अच्छा, उसके बाद IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये स्टैंडर्ड भी आपका सिलेबस में है, एक बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस है, यानी कि ये सारे FAR2 मैंने कहा ना, FAR1 FAR2 दोनों पर्चों की चीज़ें मिलाकर इस एक पर्चे में है, तो चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन जाहिर है उनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा हौला हाथ रखते हैं, मतलब बच्चा एक इसमें भी जाहिर है लेवल है, SBR अपनी जगह पे मौजूद है, AAA अपनी जगह मौजूद है, तो उन तक जाने से पहले जितना को इनको ज़रूरत है यहाँ पे वो बुनियाद बनाते हैं। खैर, तो IAS 36 इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है। IAS 37 प्रोविजंस का स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है जी, तो मज़ीद चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। प्रोविजन कब रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन
कब रिकॉर्ड नहीं करनी, कब कंटिंजेंट लायबिलिटी करनी है, कब कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड करना है। फिर इसमें कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन है, उसके बाद ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, उसका क्या करना है, वारंटीज़ हैं, कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, पढ़ा हुआ है आपने प्रोविजंस का ये स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद IS 38 है, IS मुक ही नहीं रहे। IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड है। ये सब पढ़ लिया सर हमने वो भी 2 महीनों में। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, इसकी अप्रोच बताऊंगा अभी इंशाल्लाह, और अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। IS 38 छोटे छोटे स्टैंडर्ड भी है ना। IS 40 ये गांव मज्जों का स्टैंडर्ड है, गाय भैंसों का, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स, और उसके बाद आखिरी IS जो आपका है, वो आपका सिलेबस नहीं एंड हुआ, असल में IS एंड हो गए हैं। तो IS 41 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद ये 2001 की बात है, जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग, IS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब ये IS आना बंद हो गए तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था IASB, उन्होंने फिर अपना इस स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का नाम चेंज कर लिया, और फिर अब 2001 से ऑनवर्ड्स जो नए स्टैंडर्ड आते हैं या किसी पुराने को रिप्लेस करते हैं, तो अब उनका नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी IFRS, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में IFRS हैं वो है जनाब IFRS 5, ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का है, ठीक है। एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल जब हम अलग करते हैं तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, IFRS 5 बताता है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड है। लेकिन बेटा स्टैंडर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर वो लेवल तो नहीं है, बस जिस लेवल तक इन्होंने पढ़ाना है। तो ये कुछ चीज़ें जो 3 दिन में हो रही हैं, कुछ 6 दिन में हो रही हैं, कुछ 10 दिन में हो रही है, ये मिला जुला कर ऐसे ही होता है, पैकेज होता है, ठीक है। तो IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड है। उसके बाद IFRS 3, IFRS 10, ये 2 स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कंसोलिडेशन के हैं। कंसोलिडेशन आपने पढ़ी हुई है, बस उसको आगे लेके जाना है हमने। तो IFRS 3 और 10 कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद IFRS 13 है, आई थिंक फेयर वैल्यू वाला, और उसके बाद IFRS 15 वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यूज़ का स्टैंडर्ड है। IFRS 16 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन लीजेस का स्टैंडर्ड है। लेकिन अब लीजेस में देखो इन्होंने सिर्फ जो मैंने देखा था अभी तक, फिर तफसील से देखूंगा, जाहिर सी बात है जब पहुंचेंगे इस पे, तो सिर्फ लेसी की अकाउंटिंग है, ठीक है। तो बहरहाल IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड है। और उसके बाद फ्रेमवर्क होता है जी, फ्रेमवर्क IASB का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बेसिकली इन सब की अम्मी है, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड्स जो हैं ये जहाँ से बने, ये बेसिकली ये फ्रेमवर्क की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स में हमने जो है वो जितने जितने लेवल की टेस्टिंग जो सिलेबस के अंदर है उनको करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से आपको जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, मैं उनको येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा। IS 1 आपने पढ़ा हुआ है, IS 2 पढ़ा हुआ है, IS 7 पढ़ा हुआ है, IS 10 पढ़ा हुआ है, 16 पढ़ा हुआ है, 37 पढ़ा हुआ है, 38 भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। 3 और 10 कितने गए, ये रहे। कंसोलिडेशन आप पढ़ के आते हैं, ये पढ़ा हुआ है। फ्रेमवर्क भी आपने 15 पढ़ा है। 15 ना बहुत बेसिक लेवल का, वैसे मैंने देखा है F3 में बहुत बेसिक लेवल का, तो क्या लोग नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है ठीक है ना। बाकी जो पढ़े हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी हमने बुनियाद से उठाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहरहाल फ्रेमवर्क आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद तसल्ली से तफसील से इसको भी देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, वैसे मेरा ये दिल है कि मैं आपको IS 16 करवाऊं पहले, फिर मैं आपको IS 12 मिस तो नहीं कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना हैवी स्टैंडर्ड है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये टैक्सेशन का स्टैंडर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और वन ऑफ माय फेवरेट। तो ऐसे ही होता है, फेवरेट चीज़ों के साथ ऐसे ही होता है। IS 12 जिसके अंदर आपने डेफर्ड टैक्सेशन पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, ज़बरदस्त स्टैंडर्ड। आपने जो प्रॉफिट निकाल रखा होता है, वो प्रॉफिट पे टैक्स देने जाते हैं तो टैक्स वाले कहते हैं नहीं, हमारे साथ तो ये नहीं बनता,
ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड कुछ लेस करके हम टैक्स वालों के हिसाब से एक प्रॉफिट निकालते हैं और उसके ऊपर फिर हम टैक्स लायबिलिटी बुक करते हैं। वो IAS 21 रह गया, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, थोड़े से आगे ना ले जाएं। नहीं खैर जगह काफ़ी है, IAS 21 भी आपके सिलेबस में। अच्छा ऐसे ही कोई इक्का दुक्का रह गया बेटा तो माफ़ कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ लिखने से तो बेशक रह गया है, ऊंज नहीं रहता, ठीक है, वो जो अब लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा कोई बात नहीं है, ये बड़ा चुना सा लेकिन बड़ा ही प्यारा सा और अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इसलिए है कि खुद के सवाल तो इसके आते ही आते हैं, लेकिन ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर अक्सर जो है वो फिट हो सकते हैं। तो बहरहाल मैंने इनमें मोटे मोटे कुछ स्टैंडर्ड्स आपको कराने हैं, जैसे IAS 12 मैंने जब मैं फाइनल अकाउंट्स को सोचा ना तो मुझे याद आया IAS 12 नहीं है, मिस हो गया, ठीक है, पढ़ते हुए सारे आ जाएंगे। तो IAS 12 है, IAS 16 है, IAS 1 तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट्स हैं, पहले दिन ही हम देख लेंगे उनको, IAS 1 तो पढ़ ही रहे होंगे। उसके बाद IAS 40 है, कितने गया, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। IFRS 9 है, उसके बाद IFRS 15 है, 16 है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और भी इसके अलावा 2-3 और भी अब नज़र में जो आए मैंने लिख दिए, ये मैं आपको करवाऊंगा पहले फाइनल अकाउंट्स की बेस करा के, यानी मैक्सिमम सवाल जिससे किड्स के हो जाएं वो वाले स्टैंडर्ड्स करवा के फिर मैं आपको फाइनल अकाउंट्स पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी इंशाल्लाह तरतीब रहेगी। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में यहीं पर ही थोड़ी सी हम बात कर लेना अगर कि हमारे स्टडी रिसोर्सेज क्या होंगे, हैं जी, तो गल बन जाए, फिर आपकी एक पिक्चर में काम हो जाएगा, हैं, सुस्त लोगों का काम तमाम। तो हमारे स्टडी रिसोर्सेज क्या होंगे जी, तो उसमें बिल्कुल कैपलान होगा जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि अपनी भी कोई तसल्ली कोई चीज़ होती है। मेरी एक आदत है, जब मैं बुनियादी चीज़ पहले करा देता हूँ उसके बाद फिर मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चे फिर चैलेंज लेकर भी कोई सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत के मुताबिक क्लास के नोट्स होंगे, जो ज़रूरत के मुताबिक छोटी छोटी एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस से कोई चीज़ समझानी है समझा लूँगा, ठीक है। तो हमारे क्लास नोट्स ज़रूरत के मुताबिक होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो बुक्स हैं, आपके पास 2 अप्रूव्ड पब्लिशर्स हैं ACCA के अंदर, ठीक है, एक है कैपलन और दूसरा है बी ते पी, ठीक है जी। अब मैं जो रेकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक वो आपको कैपलन की करूँगा। उसकी वजह है इनका आसान लिखना, आसान तरीके से बच्चे को बात समझाना, ठीक है। और BVP जो है इसके अंदर बहुत मुश्किल तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, लेकिन जो अच्छे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो वो कहते हैं कि वी वांट समथिंग मोर, ये उनके लिए है, वो ये टेक्स्ट बुक भी पढ़ लें। लेकिन हम ग्रीन सिग्नल में दे रहा हूँ किसको, हम कैपलान वाली ये स्टडी टेक्स्ट जो है ये पढ़ा करेंगे, ठीक है। मैं खुद भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरा दिल ये होता है कि मैं बच्चों को इस तरह से कॉन्सेप्ट दे दूं कि बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ के कंफर्म करे, बेसिकली ऑडिट करे, हाँ भाई बाहर निकला है या नहीं, पूरा पढ़ाया या नहीं, क्योंकि आपका ACCA एग्जामिनर जो है वो भी जनाब आपका जो है वो इन्हीं बुक्स को देखता है, ठीक है। तो इससे बाहर स्ट्रक्चर नहीं होता, जाहिर सी बात है मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स होंगी, सेम तो नहीं आ सकती, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो इससे बाहर नहीं जाता। तो टेक्स्ट बुक आई वुड रिकमेंड टेक्स्ट बुक कैपलान की, लेकिन एग्जाम किट दोनों करें, ठीक है। मैं खुद इंशाल्लाह इसको इंश्योर करता रहूँगा किसी भी टॉपिक के अंदर। बस ये मैंने कोशिश करनी है आप लोगों के साथ कि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पे वो मैंने आपको तकरीबन उसके मिसाल एक सवाल है फाइनल अकाउंट्स का, मैंने एक सवाल करवाया, अब उससे मिलते हुए 2 सवाल 3 सवाल बिल्कुल उस जैसे हैं,
तो वैल्यू ऐड नहीं होती उनको दोबारा करने से, ठीक है। वो बिल्कुल सेम होंगे तो वो आपको मैं ट्राई करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल आपने तो ये तो अपने पास रखनी है, अगर इसमें से कोई चीज़ लेकर आनी होगी तो वो इंशाल्लाह मैं नोट्स में दे दिया करूँगा, और अगर आपके पास अवेलेबल हो वेल एंड गुड, फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पिछली अटैम्प्ट है उससे पिछली अटैम्प्ट की किताबें भी ये चल जाएंगी, किसी दोस्त के पास हो आप उनसे मुस्तार भी ले सकते हैं, उनके रिजल्ट आने तक उधार ले सकते हैं, और रिजल्ट के बाद पक्की पक्की भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं दुआ करिएगा कि फिर अल्लाह उनको पास कर दे, ठीक है। तो ये बुक्स हमारी होंगी। उसके बाद पास पेपर्स जो है ना जी, जैसे ICAP भी अब अपनी किताब के अंदर ही अपने पास पेपर्स को अपने क्वेश्चन बैंक के तौर पे डाल देता है। तो पास पेपर्स जो हैं ज़्यादातर तो आपके एग्जाम किट्स के अंदर पास पेपर्स ही हैं, कुछ इन पब्लिशर्स के अपने बने हुए सवाल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ICAP इसने ACCA वालों ने एक अच्छा काम ये किया हुआ है, ICAP ने तो सारे पास पेपर डाले ना, तकरीबन पिछली को 10-12 अटेम्प्ट्स के पड़े होते हैं। ACCA वालों ने पेपर फॉर्म में पेपर नहीं रखा, लेकिन जिस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है ना, एक्चुअली उन्होंने उस तरह के 3-4 पर्चे रिसेंट वाले वो अपने पास स्टडी हब के ऊपर रख दिए, ठीक है। तो वो 3-4 पेपर जो हैं, 4 पेपर आई थिंक, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, लाजमी करने हैं। वो कब करने हैं, कैसे करने हैं, जाहिर है मैं आपको बताऊंगा एंड पे जाके, ठीक है। तो एंड पे जाके हम इनको जो है वो देख रहे होंगे। उसके बाद एक और काम भी करता है, एग्जामिनर रिपोर्ट्स देता है। इसका एग्जामिनर जो है ना, तो 3-4 अटेम्प्ट्स के ऊपर एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी हैं, तो उसमें कोई सवाल अगर नज़र आ जाएगा मुझे तो वो मैं खुद आपके लिए जो है वो ले आऊँगा, तो आपको मैं दे दूंगा एग्जामिनर रिपोर्ट्स। तो साफ सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो अपने फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है, या फॉर्मेट नज़र आ रहा हो, समझ आ रहा हो आपको, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होता, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। चले जी, अब मेरे हिसाब से तो और कोई बात है नहीं। हाँ, एक छोटी सी बात जो मैं मज़ीद करना चाहूँगा वो है कि इस पर्चे के अंदर आपकी पासिंग रेशो क्या है। अब मेरे ख्याल से मैं देख रहा था तो F5 का पर्चा जो है, सॉरी F3 का जो पर्चा है, इसकी जो पासिंग रेशो है वो माशाल्लाह से ACCA की जो उनकी वेबसाइट पे है को वो कोई 65 से 70% के दरमियान है, ठीक है। तो ACCA के हिसाब से देखें तो F7 के पर्चे की जो पासिंग परसेंटेज है, यहाँ कहीं लिख दूं मैं, ठीक है, वो जनाब कोई रिसेंट 4 अटेम्प्ट्स की जो उनकी वेबसाइट पे गिवन थी, तो मैं आपके लिए वहाँ से निकाल के जो लाया हूँ, ठीक है, वो है मार्च 24 के अंदर इनका तकरीबन अराउंड 50% रिजल्ट है इनका, ठीक है, 52% आया था। और जून 24 में भी इनका 51% रिजल्ट था, मैंने लिखा था। हाँ, और 5 अटेम्प्ट का था जी, सामने मेरे पड़ा हुआ, सितंबर 24 का 50%, यानी कि आपकी इस एग्जामिनेशन का वैसे पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज 50% है। इस पर्चे की पूरे ACCA पूरे दुनिया के अंदर ये जो है दिसंबर 24, 3-3 महीने बाद होते हैं ना पेपर, 50%, और मार्च 25 जो गुजरा है उसका माशाल्लाह से 49%, ठीक है जी। तो अब आप मेरे सारे बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह इस ट्रेंड को बेहतर करने वालों में बनेंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। ये 50 से ऊपर लेके जाना है। बहरहाल ये तो पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया का ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे इससे, अल्लाह ने चाहा तो आप 80-90% पे जाएंगे, 100% भी हो सकते हैं अगर आप 100% कमिटमेंट शो करें अपनी, और 100% कंसिस्टेंसी शो कर दें, ठीक है। आपने कोई छुट्टी नहीं करनी, वीकली एक टेस्ट हुआ करेगा, आपने वो लाजमी देना है, और मॉक होगा सेशन के एंड पे, वो लाजमी देना है, ठीक है। तो टेस्ट लाजमी देते रहें, रोज़ का काम रोज़ करते रहें, बस रोज़ आना इंश्योर करें, फिजिकल वाले बच्चे, और ऑनलाइन वाले रोज़ का लेक्चर रोज़ लेना इंश्योर करें। ऑनलाइन वाले बच्चों के फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है उनके लेक्चर्स का इकट्ठा हो जाना। जब वो ये कहते हैं
ले लेंगे, कल कर लेंगे, वीकेंड पे करते हैं, हफ्ते को देखेंगे, और फिर ये होगा कि सितंबर में पर्चे देने, सितंबर में, ठीक है, किस डेट को पेपर दोगे आप, फॉर एग्जांपल मसलन 8 को पेपर भाई कह रहे हैं मैंने देना है, ठीक है, और उधर से मिसाल के तौर पे मैंने 8, 9, 10 अगस्त तक छुट्टी कराई, लेट से वो 10, 5-7 दिन ऊपर नीचे तो होंगे, जाहिर है जो पढ़ना है वो पढ़ना है, ये चक्कर कोई नहीं होगा यहाँ पे कि पढ़े बगैर जान छूटेगी। तो प्लान तो बेशक मेरा 10 से 15 के 10 के आसपास है कि आप लोगों को फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर कुछ रहता होगा, तसल्ली नहीं होगी, तो कोई नहीं, रिवीजन चल रही होती है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा तैयारी वो तो हो ही जाती है। लेकिन मिसाल के तौर पे हमने 15 अगस्त को ख़त्म कर दिया सिलेबस, और एक ऑनलाइन वाला हमारा स्टूडेंट है जो उस दिन बैठ के कह रहा है सेशन तो मुक गया है, लेकिन मेरे तो अभी आधे लेक्चर्स पढ़े, अब वो उनको स्पीड मार के लेने लगेगा, और फिर यहाँ तक के पेपर से 2-3 दिन पहले उसके लेक्चर्स ख़त्म होंगे, फिर लग गई थे रोज़ी, ना लगी थे रोज़ा, ठीक है, फिर रिस्क आ जाता है। ओके, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है, आप लोगों ने, लेकिन ये पूरे दुनिया की पासिंग परसेंटेज है जिसको कहते हैं कि इस स्किल लेवल के अंदर ये एक अच्छी परसेंटेज है, क्योंकि इस लेवल के पर्चों के अंदर परसेंटेज जो है वो 30s में भी जाती है, 40 से नीचे भी जाती है, यानी सीए वाली रेशो भी आती है, ठीक है, सीए में तो माशाल्लाह से 23-24% पे भी जाता होता है 1-2 पर्चों के अंदर, ठीक है, रिजल्ट इनका। तो खैर ये भी 30s के अंदर आ जाते हैं पर्चे, लेकिन ये पर्चा क्योंकि आपने वैसे भी अकाउंटिंग की बेस बनाई हुई है, बड़ी खूबसूरत मुझे इनकी ये अप्रोच लगती है कि ये पढ़ाना शुरू कर देते शुरू से ही, हर चीज़ अकाउंटिंग पढ़ाते आ रहे हैं, इसी वालों का बड़ा अच्छा सिस्टम, बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इन पर्चों को, इस पर्चे को खास तौर पे टाइम से पास करें, बल्कि अच्छे इम्तियाजी नंबरों से पास करें। यार आप लोगों को तो एक और एडवांटेज भी है, आप लोगों को तो नंबर भी आते हैं इस हमारे सीए के अंदर जो है ना, वो बच्चों को अगर ये कहे ना कि यार वो अल्लाह करे तुम्हारे अच्छे नंबर आए, मैं जब अपने फाइनल के पर्चे दे रहा था सीए के अंदर, तो मेरी फूफो हैं, ठीक है, तो वो बुजुर्ग हैं, तो हर वक्त हम पढ़ते रहते थे, मतलब हम लोग इतना पढ़ते हैं ना, ये सीए सीसीए वाले खास तौर पे सीए के अंदर, तो हम लोग इतना पढ़ते हैं कि जिन लोगों के घरों के अंदर पहला बंदा सीए कर रहा हूँ तो कहते हैं ए पागल हो जाना पढ़ के, ठीक है, तो मैं पढ़ा बहुत करता था, तो फाइनल के पर्चे दे रहा था, तो मेरी फूफो कहती हैं अल्लाह तेने चंगे नंबर ले आवे, मैं क्या फूफो अल्लाह अल्लाह का वास्ता जे दुआ करो नंबर ना आन, ठीक है, क्योंकि हमारे जब नंबर आते हैं तो वो फेल होता है वरना, ठीक है, आप लोगों के तो नंबर भी आते हैं, तो आप तो अच्छे इम्तियाजी नंबरों से भी पास हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे इम्तियाजी नंबरों से पास होंगे, ठीक है, मेरी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, पूरा जोर लगेगा, लेकिन आप लोगों ने अगर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई ना जी, तो फिर जो है ना वो मार आपको भी पड़ेगी, मुझे भी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, और उसमें हम देखेंगे और एक फाइनल अकाउंट का सवाल करके फिर कोई ना कोई स्टैंडर्ड 1-2, जब तक तसल्ली नहीं होगी। देखो मैं हमेशा से 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, प्लान किस तरह से होता है, मैं सोचता हूँ मैंने एक टॉपिक में 6 दिन लगाने, मिसाल दे रहा हूँ, अब बच्चे अगर उसको 6 दिन से पहले में भी ओके कर लें तो ठीक है, लेकिन अगर 7 दिन लगाएं, 8 दिन लगाएं, तो मुझे कोई जल्दी नहीं होती, मतलब बाद में एक्स्ट्रा पढ़ लेता है, जो पढ़ना है वो तसल्ली से पढ़ना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।